हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12th हिंदी जो अंतरा किताब का चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है जहां कोई वापसी नहीं। इस वाले चैप्टर को हम समझेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आज की वीडियो में लाइन बाय लाइन इसकी कंप्लीट स्टोरी को समझेंगे और इस चैप्टर को लिखा है लेखक निर्मल वर्मा जी ने। ठीक है, इस संपूर्ण पाठ को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो चैप्टर को लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बात बताई गई है, मैं आपको पहले बेसिक एक इंट्रोडक्शन बता देता हूं। इस वाले चैप्टर में ये बात बताई गई है कि डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके से नेचुरल चीजों को हार्म किया जाता है, उस बारे में बात करी गई है। कि विकास के नाम पर आपको बताए अलग अलग उद्योग लगाए जाते हैं, फैक्ट्रीज लगाई जाती है, और इसकी वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। वहां के जो लोग रह रहे हैं, जो मूल निवासी है, उनको हटा दिया जाता है। इस बात को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम चैप्टर करते हैं स्टार्ट। तो देखो, पार्ट को स्टार्ट करने से पहले इसकी एक बैकग्राउंड है, उसको समझना चाहिए। जहां कोई वापसी नहीं, ये सुप्रसिद्ध गद्यकार निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया एक मार्मिक और विचारोत्तेजक यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। यात्रा वृत्तांत का मतलब ये है कि जब कोई लेखक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाता है और वहां जाने के बाद में जो उसने वहां फील की है चीजें, उनको लिखता है, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिल्ली में कनॉट प्लेस के बारे में कोई चीज लिखनी है, तो आप पहले कनॉट प्लेस होकर आओगे, वहां कितनी दुकानें हैं, कौन सी मार्केट कहाँ पर है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो एक्स वाई जेड जो भी बात है आपको करनी है। तो जब आप वहां पर होकर आओगे और उसके बाद उन सब चीजों को लिखोगे, तो उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो इस चैप्टर में जहां कोई वापसी नहीं, एक बात तो समझ में आ गई कि लेखक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ नहीं बता रहा, वो पहले उस जगह पर होकर आया है जिसके बारे में उसने बताया है। तो अब इसको पढ़ो। यह उनके निबंध संग्रह धुंध से उठती धुंध से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो निबंध संग्रह है, जिसके अंदर बहुत सारे निबंध है, ठीक है, उसका नाम है धुंध से उठती धुंध, उससे ही ये चैप्टर लिया गया है, जहां कोई वापसी नहीं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इसमें दे रखा है, इस पाठ में लेखक ने तथा कथित औद्योगिक विकास के नाम पर होने वाले विस्थापन को, पर्यावरण के भयानक विनाश को और आदिवासियों के पैतृक परिवेश तथा उनकी संस्कृति के उजड़ने के संकट का वास्तविक चित्रण किया है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, तो इसका मतलब यह है कि इसमें लेखक ने बताया है कि उद्योगों के विकास के नाम पर, नई नई फैक्ट्री लगाने के नाम पर किस तरीके से विस्थापन किया जाता है, यानी कि एक जगह से लोगों को उठाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। पर्यावरण का विनाश होता है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटा जाता है। ठीक है, कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जाएंगे, यहाँ पर नई नई फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो आदिवासी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो पर्सन यहाँ पर रह रहे हैं, उनको उनके घर से निकाल दिया जाता है और उनको कहीं और भेज दिया जाता है। तो अगर किसी को किसी के गांव से निकाल दोगे, तो कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जो उस गांव के साथ में उनके पुराने संबंध होते हैं, जो गांव के साथ में उनकी संस्कृति होती है, सब चीज पीछे छूट जाती है। इसको ही लेखक ने बताया कि पर्यावरण को तो नुकसान है, पेड़ काट दिए तुमने, ठीक है, गांव का गांव अलग कर दिया, लेकिन उससे नए नए उद्योग लगने से जो वहाँ के लोग हैं, जब वो बेघर हो जाएंगे तो नई जगह पर जाकर बसेंगे, तो उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, सब चीज खत्म हो जाती है। अब इस चैप्टर में लेखक, मैंने आपको बताया यात्रा वृत्तांत, ठीक है, इसमें कोई मनगढ़ंत बात तो नहीं बताई है लेखक ने इसमें ये बताया है कि औद्योगिकरण की अंधी आंधी का प्रभाव। अंधी का मतलब होता है अंधाधुंध, ठीक है, और आंधी का मतलब आपको बताइए तूफान आंधी। तो लेखक की इस वाले कथन का ये मतलब है कि लेखक ये बात बताता है कि आधुनिक औद्योगिक जो सभ्यता है, उसने मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो सदियों से सह अस्तित्व चला आ रहा था, सह अस्तित्व का मतलब ये होता है कि मनुष्य भी रहेगा और प्रकृति भी रहेगी। ठीक है, दोनों के बीच में सह अस्तित्व होना चाहिए, उसको नष्ट नष्ट कर दिया है। नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, नए नए विकास किया जा रहा है और पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब विकास होता है, तो उसमें
आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि आदिवासियों को उनकी जगह से निकाल दिया है, मूल निवासियों को उनकी जगह से निकाल दिया गया है। यह विस्थापन जो है वो केवल भौतिक रूप से घरों का उजड़ना नहीं है कि हाँ भाई घर खाली कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो दूसरी जगह घर बना लेंगे, बल्कि उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो पहचान है, उनका हमेशा के लिए अंत हो जाना है। ठीक है, तो औद्योगिकरण के अगर नकारात्मक प्रभाव के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज लिखनी है कि इससे प्रकृति को नुकसान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके घर नष्ट हो जाते हैं, उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसको विस्थापन कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये लिख देना है कि अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उनके घर और उनकी याद ही नहीं छूटती, बल्कि उनकी पुरानी संस्कृति, उनकी जीवन शैली सभी पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, ये बात इसमें बता रखी है। अब एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि विकास और विनाश का अंतर विरोध। लेखक ये कह रहा है कि जब भी विकास किया जाए तो मनुष्य को और पृथ्वी को ध्यान में रखकर किया जाए। बड़े बड़े उद्योगपति लोग क्या करते हैं, प्रकृति को ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, मनुष्य को ध्यान में नहीं रखते, वो सिर्फ अपना विकास करते हैं, नई नई फैक्ट्रीज को लगाते हैं। तो विकास और विनाश का अंतर विरोध की बात करी गई है। प्रकृति को नुकसान होता है उद्योगों के लगने से, पेड़ काटे जाते हैं। विस्थापन होता है, लोग जो अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं। विनाश होता है, विनाश का मतलब है कि भाई जब अब उद्योग लगा दिए गए हैं, नए पेड़ कहीं पर लगाए नहीं गए हैं, जो पुराने पेड़ काटे थे, तो उसकी वजह से विनाश ही होगा। तो औद्योगिकरण की आंधी में केवल मनुष्य ही नहीं, उसका पूरा परिवेश उखड़ जाता है। ये बात इसमें बताई गई है। बहुत ही सिंपल सिंपल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, सिंगरौली और नवागांव की पृष्ठभूमि। सिंगरौली आपको याद रखना है जहां पर लेखक गया था, ठीक है, और वहां उसने जो जो चीजें देखी यात्रा में, उसको उसने इसमें मेंशन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य और धान की रोपाई का इसमें जिक्र किया गया है। आप अगर अपनी किताब में भी देखोगे तो वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले लेखक बताता है जुलाई 1983 की यात्रा। लेखक जब सिंगरौली के नवागांव क्षेत्र में जाते हैं तो वह धान की रोपाई का समय था। धान का मतलब चावल, ठीक है, चावल की खेती चल रही थी। चारों ओर पानी से लबालब भरे खेत दिखाई दे रहे थे। ठीक, झील सा सुंदर दृश्य है। बस की खिड़की से देखने पर जो पूरी जमीन थी वो ऐसे लग रही थी पानी में डूबी हुई है, एक अंतहीन झील जैसी प्रतीत हो रही थी, जहां झोपड़ियां, पेड़, स्त्रियां आधे पानी के ऊपर तैरते हुए बहुत ही शानदार दृश्य लग रहा था। बेहद शाश्वत और शांत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आपकी किताब के अंदर भी बहुत सारे फोटोज दे रखे होंगे जहां आप इन सब चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिंगरौली में जब लेखक गए थे तो उन्होंने क्या क्या चीज देखी थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 1983 में जब वो गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि धान की रोपाई चल रही थी, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, और सभी जो महिलाएं थी जो खेतों में काम कर रही थी, वहां आसपास की झोपड़ियां थी, वहां आसपास जो बच्चे थे, सब ऐसे लग रहा था जैसे पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, इतना नेचुरल वहां की जो ब्यूटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, अब उसके बाद में लेखक बताते हैं अमझर गांव की कहानी। सबसे पहले अमझर का मतलब समझ लो, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अमझर का मतलब क्या होता है। अमझर का मतलब है आम का झड़ना, ठीक है, तो इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया था अमझर। तो अमझर गांव में क्या होता है, जब लेखक यहाँ पर जाते हैं तो अमझर का पहले यहाँ पर मतलब आपको मैंने बता दिया कि आम का झड़ना, यहाँ पर आम के बाग हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर इस जगह का नाम अमझर रख दिया था। और जब यहाँ के गांव वालों को ये बात पता चली कि अमझर गांव को हटाना पड़ेगा, उद्योग उद्योग लग रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ के जो पेड़ थे वो सूख गए थे, और इसी को इन्होंने कहा है कि मूक सत्याग्रह, यानी कि यहाँ पर पेड़ों ने भी सत्याग्रह किया था कि भाई हमें इन इंसानों से अलग मत करो, या इंसानों को प्रकृति से अलग मत करो। ठीक है, अब आओ अमझर का अर्थ जो दे रखा है किताबी भाषा में, और पेड़ों का जो मौन विरोध है उसको समझो। अमझर का अर्थ क्या है, अमझर शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, आम और झरना। जैसे मैंने आपको भी बताया, यह एक ऐसा पावन और समृद्ध गांव था, यानी कि इतना बेहतरीन गांव था जहां आम के पेड़ सदा मीठे फल झड़ते थे। यहाँ का वातावरण पवित्र
खुलेपन और आपसी भाईचारे से परिपूर्ण था। इतना बढ़िया यहाँ का था, चीजें इतनी बढ़िया थी कि यहाँ के आम के जो बाग थे वहां पर सदा मीठे फल झड़ते रहते थे, इसलिए इसका नाम अमझर पड़ा था। उसके बाद में पेड़ों का मौन विरोध। जब से सरकारी घोषणा ये हुई थी कि अमरौली प्रोजेक्ट के कारण इस गांव को खाली करना पड़ेगा, तब से अमझर के जो पेड़ थे उन्होंने फल देना बंद कर दिया। देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि प्रोजेक्ट आ रहा है, कि अमरौली में प्रोजेक्ट आ रहा है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, गांव को खाली करना पड़ेगा, तो पेड़ों ने ही फल देना बंद कर दिया। वे मनुष्यों के जाने से, यानी कि मनुष्यों के विस्थापन के दुख में चुपचाप सूखने लगे, जिसे लेखक ने पेड़ों का मूक सत्याग्रह कहा है। यानी कि लेखक ये बात बताना चाहते हैं कि अंधाधुंध औद्योगिकरण करने से हमारी प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और हमें ये चीजें मान लेनी चाहिए। जब प्रकृति ये संकेत दे रही है, पेड़ जब ऐसी बात बता रहे हैं, तो हमें भी इन चीजों को स्वीकार करना चाहिए और प्रकृति के साथ में एक संबंध बना के रहना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संपदा का अभिशाप। अब इसमें लेखक ये बात तक कह देते हैं कि जो सिंगरौली है, ठीक है, उसका उसके पास में संसाधन बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, यहाँ आम के बाग लगाए जा सकते हैं, यहाँ की खेती उपजाऊ है। तो इस कारण ही यहाँ पर जो बड़े बड़े जितने उद्योगपति है उनकी नजर पड़ी, और उनकी नजर पड़ने के कारण ही उन्होंने फैसला कर लिया कि हम सिंगरौली में जाएंगे। तो यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है ना, कि यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर फल लगते हैं, तो ये इसके लिए अभिशाप बन गई। तो लेखक ये कहते हैं जब संपदा ही अभिशाप बन जाए। सिंगरौली अपनी उर्वर भूमि, घने जंगल, अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत बड़े प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात था, ठीक है, उसका नाम था चारों तरफ। परंतु इसकी असीम खनिज संपदा, यानी कि इसके पास रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा भरमार ही इसके विनाश का कारण बन गई। यहाँ पर इतने ज्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ पर विनाश होने का यही मुख्य कारण बन गया कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनकी नजर पड़ गई, ठीक है। आगे लेखक बताता भी है कि दिल्ली के सत्ताधिकारी और बड़े उद्योगपति, जो उनकी लालच भरी दृष्टि थी, लोलुप का मतलब होता है लालच, लोलुप दृष्टि यहाँ के कोयले पर पड़ गई। प्रगति के नाम पर यहाँ बड़ी कोयला खदानें, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बिजली घर बनाए गए, जिसने इस सुंदर प्राकृतिक स्वर्ग को पूरी तरह से प्रदूषित और नष्ट कर दिया। ये बात यहाँ पर लेखक ने बताई है कि दिल्ली के जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो यहाँ पर आए, यहाँ के जो कोयला है उनको रिसोर्स की तरह माना और इसका अच्छी तरह से शोषण कर दिया। तो ये बात यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि शायद अगर इस तरीके की चीजें नहीं होती, तो प्राकृतिक संपदा अगर यहाँ की इतनी अच्छी नहीं होती, तब शायद सिंगरौली को कोई नहीं छेड़ता, ठीक है। तो लेखक भी ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमें इस तरीके से चीजों को नहीं करना चाहिए जैसा कि यहाँ पर हुई थी। अब नेक्स्ट में लेखक ये बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट है, ठीक है, विनाश के प्रमुख प्रोजेक्ट, जिनकी वजह से यहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था, ठीक। देखो अब सबसे पहले यहाँ दे रखा है रिहंद बांध, यानी कि रिहंद डैम। विस्थापन की पहली बड़ी लहर रिहंद बांध बनने से आई, ये चीज आप याद रखना, ठीक। इसके निर्माण से हजारों आदिवासी गांव हमेशा के लिए पानी में डूब गए और लोग बेघर हो गए, लोग दूसरी जगह जाकर रहने लगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र किया है सेंट्रल कोल फील्ड्स, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड्स का मतलब ये है कि कोयला खदानों के लिए यहाँ पर जमीन खाली करवाई गई। यहाँ की हरी भरी भूमि और वनों को काटकर हजारों पेड़ काटे गए, बड़ी कोयला खदानों का जाल बिछाया गया, जिससे आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन छीन लिया गया, यानी कि आदिवासियों को बहुत नुकसान हुआ सेंट्रल कोल फील्ड्स प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट है सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमरौली प्रोजेक्ट जैसे अनेक विशाल बिजली घरों ने पूरे सिंगरौली क्षेत्र को चारों ओर से घेरकर यहाँ की हवा और पानी में जहर घोल दिया। अगर आपको कुछ याद नहीं रहे ना कि किसमें क्या हुआ था, सिर्फ एक चीज याद रखना कि कोई सा भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पेपर में कौन से प्रोजेक्ट आए थे, तो नाम तो इनको याद रख लेना, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना कि यहाँ पर ये जो कोयला के नए नए खदान खुले, यहाँ पर नई नई फैक्ट्रियां खुली, यहाँ पर नए नए प्लांट्स लगाए गए, इनकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए और इसकी वजह से
जो यहाँ की प्राकृतिक संपदा थी वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। विस्थापन के दो रूप होते हैं, हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्प्लेसमेंट के दो रूप होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ऐसे हम इसको देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है प्राकृतिक आपदा का विस्थापन, दूसरा है औद्योगिकरण का विस्थापन। अब इसको समझो। लेखक ये बात बताते हैं कि बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण या अकाल जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण जब विस्थापन होता है, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, विस्थापन का मतलब होता है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, रहने के लिए। तो लेखक ये बात बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा का विस्थापन ऐसा होता है कि जो बाढ़ की वजह से होता है, ठीक है, प्रकृति की वजह से होता है। ये अस्थायी होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह भले ही जाते हैं लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। लेट सपोज एक गांव में बाढ़ आ गई है। अब ये गांव वाले क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए गांव को खाली करके दूसरी जगह बस जाएंगे, लेकिन जब सब चीजें नेचुरल हो जाएंगी, पानी खत्म हो जाएगा यहाँ का, तो ये वापस आ जाएंगे और इस गांव में रहने लगेंगे। तो ये प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापन था जो थोड़े टाइम के लिए हुआ, जिससे लोगों को दिक्कत तो हुई लेकिन लोग वापस अपने गांव में आ गए, ठीक है। अब लेकिन जो दूसरी तरीके का विस्थापन है, जिसको कहते हैं औद्योगिकरण का विस्थापन, ये किसकी वजह से होता है, इसका नाम से पता चल रहा होगा आपको। औद्योगिकरण का जो विस्थापन है, इसका मतलब है जब उद्योगों के कारण विस्थापन होता है। विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण जो विस्थापन होता है वो स्थायी होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे भाई, हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब ये वापस अपने गांव में नहीं आ सकते हैं, इनको आने भी नहीं दिया जाएगा, और आकर भी क्या करेंगे, वहां पर तो फैक्ट्री बन गई है, ठीक है। अपनी जड़ों से उखड़े हुए लोग फिर कभी अपने घर और सांस्कृतिक परिवेश में वापस नहीं लौट पाते। आप इस बात को सिर्फ सोच लो कि ऐसा अगर हो कि एक बार घर से निकलने के बाद में लोग वापस उस घर में नहीं जा सके, या एक बार अपने गांव से कोई निकल गया तो वापस उस गांव में नहीं जा सकता, तो उसको किस तरीके से फील होगा। उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसकी पूरी संस्कृति ही किसी ने छीन ली है, ठीक है। तो ये दो तरीके का विस्थापन बताया है लेखक ने। अब आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, इसमें यह बात बताई गई है कि बिना किसी अपराध के बहुत सारे गांव खाली कर दिए, बहुत सारे आदिवासी और ग्रामीणों को सदा के लिए बेघर कर दिया। लेखक इन्हें एक चीज हमेशा याद रखना कि नए शरणार्थी किसको कहा है लेखक ने, तो तुम्हें ये लिखना है कि जब लोग औद्योगिकरण के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए थे, सिंगरौली के नवागम क्षेत्र से लोग चले गए थे, ठीक है, तो लेखक इन्हें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहता है, जो अपनी ही जमीन से बेदखल होकर दर दर भटकने पर विवश है, जिनका पुनर्वास कभी नहीं किया गया, ठीक है। यानी गवर्नमेंट भी इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है, जो उद्योग स्थापित करते हैं वो लोग भी इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, बस इनको अपने ही घर में से, अपने ही गांव में से निकाल कर दूसरी जगह भेज दिया जाता है और वहां पर बोला जाता है कि अब से तुम्हें यहीं रहना है। लेखक इन लोगों को ही नए शरणार्थी कहता है, ठीक है। अब आओ जरा नेक्स्ट पर, संस्कृति और पर्यावरण का संकट। ये बात लेखक ने बताई है कि संस्कृति और पर्यावरण के संकट के बारे में। यूरोपीय पश्चिमी दृष्टिकोण क्या, पहले हम इसको समझेंगे। यूरोपीय पश्चिमी दृष्टिकोण का मतलब हो गया भाई यूरोप के जो देश है या जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति है, ये ईस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है। अब होता क्या है, पश्चिम में पर्यावरण की चिंता केवल भूगोल, मानव, प्रकृति के भौतिक और वैज्ञानिक संतुलन तक सीमित है। उनकी सांस्कृतिक विरासत पहले ही संग्रहालयों में मृत रूप से सुरक्षित की जा चुकी है। यानी कि लेखक ये बात कह रहे हैं कि भाई इन लोगों की तो कोई सांस्कृतिक विरासत होती नहीं है, तो हम इन लोगों की होड़ क्यों कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पर भारत के अंदर हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है, ठीक है। भारत में मनुष्य की संस्कृति उसके वन, नदी, मिट्टी, पूरे परिवेश के साथ सजीव है, जीवंत है। हमारी संस्कृति अभी मरी नहीं है, जैसे पश्चिमी वालों की संस्कृति मृत हो चुकी है, हमारी अभी संस्कृति जीवंत है। भावनात्मक रिश्ते, यानी कि हमारे यहाँ पर जो रिश्ते बनाए गए हैं वो भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ प्रकृति का विनाश सीधे तौर पर पूरी संस्कृति का विनाश है। लेखक ये बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लेखक ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मत भेजो। अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उनको विस्थापन कर दोगे छोटे मोटे विकास के नाम पर,
तो फिर उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इंडिया में लोग पालन कर रहे पश्चिमी दृष्टिकोण का, अरे उन लोगों की तो अपनी संस्कृति है ही नहीं, उनका तो अपना कल्चर है ही नहीं, और लेकिन यहाँ के लोगों का अपना कल्चर है। तो हमें इस कल्चर को जीवित रूप में रखना चाहिए, हमें इसका पालन करना चाहिए, लेखक ये बात बता रहे हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे, आजादी की सबसे बड़ी त्रासदी। स्वतंत्रता के बाद हमारे शासक वर्ग और नीति निर्माताओं ने विकास का जब मार्ग चुना था ना, लेखक ये बात कहते हैं कि जब स्वतंत्रता के बाद में शासक वर्ग और नीति निर्माताओं ने विकास का मार्ग चुना, तो पश्चिम की अंधी नकल कर ली। जैसे यूरोप वाले लोग कर रहे वैसे हम कर रहे, बताओ। ठीक है, उनका ध्यान प्रकृति, मनुष्य, संस्कृति के बीच के उस नाजुक संतुलन को बचाने की ओर कभी गया ही नहीं, क्योंकि हम लोग नकल कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे। जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी ना, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी, हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति, हमारी जो नेचर है, ये हमारे ब्यूटीफुल नेचर है हमारे यहाँ का। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी है भारतीय इतिहास की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय प्रकृति की, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। हमने डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये वाली बात सोची ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पश्चिम की सिर्फ नकल करे गए, उसकी वजह से जो नाजुक संतुलन था उसको बचाने की तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया। ये बात लेखक ने बताई है। ठीक है जी, उसके बाद में बात आ जाती है कि निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष तो खैर आपको वैसे भी पता लग गया होगा, जहां कोई वापसी नहीं। यह केवल सिंगरौली के उजड़ने की व्यथा नहीं है, बल्कि आधुनिक विकास के क्रूर चेहरे को उजागर करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो ये बात बताता है कि लोगों को उनके घरों से इस तरीके से निकाल दिया जाता है जैसे वो लोग कभी वहां रहते ही नहीं थे। ठीक है, यह पाठ हमें चेतावनी देता है कि सच्चा विकास वही है जो पर्यावरण, मानव जीवन और सांस्कृतिक विरासत का आदर करे। यदि विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन और आदिवासियों का शोषण जारी रहेगा, तो हम ऐसी विभीषिका की ओर बढ़ेंगे जहां से कभी कोई वापसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेखक ये बात बताना चाहते हैं कि जहां से कोई वापसी कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी जगह पर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, साथ साथ वीडियो हो गई ये खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।